कहानी स्टार्ट होती है तो हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो एक जंगल में अकेले बैठा हुआ होता है। वहाँ पे वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसने बहुत सारे स्लाइम को पाल लिया था। ये स्लाइम लगभग हजारों की संख्या में थे। समय के साथ वो स्लाइम बहुत ज्यादा ताकतवर होते गए। कुछ स्लाइम के साथ तो बहुत अजीब हुआ, उनके पास बहुत सारी पावर आ गई। उनमें से कुछ क्लीनर स्लाइम बन गए जो पूरी तरीके से गंदगी को खा के साफ कर देते थे। कुछ तो उसका पूरा घर ही साफ कर देते थे। कुछ स्लाइम तो घर का सारा कचरा खा जाते थे। उसे लग रहा था कि ये दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी शांति से बिता पाएगा। लेकिन वो एक दिन जंगल में जा रहा होता और देखता है एक घायल आदमी को बचाने के लिए लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब रुइमा सोल्जरों के पास गया तो तभी सारे सोल्जर घबरा के उस पर हमला करने वाले थे। लेकिन तब भी वो बिल्कुल नहीं डरता और बोलता है मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। तभी वो उन सोल्जरों को बताता है कि उसके पास एक दवा है जिसकी मदद से ये आसानी से ठीक हो सकता है। कई सालों से किसी से बात न कर पाने की वजह से उसे बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वो ठीक तरीके से कई शब्दों को बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद भी वो सोल्जर उसकी बातों पे यकीन करते हैं, उस दवा को अपने दोस्त को पिलाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अपने साथी को ठीक होते हुए देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रोमा ने उन सभी को अपने घर बुलाया। वो सारे लोग जैसे ही उसके घर के पास आए, बहुत सारे स्लाइम का वो लोग झुंड देखते हैं, जिसके बाद वो लोग इस स्लाइम पे हमला ही करने वाले होते हैं। उसके बाद ही वो वहाँ पे आके उसे रोक लेता है। तभी रोमा समझाता है कि स्लाइम को उसी ने पाला है और बोलता है कोई मॉन्स्टर नहीं, ये मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं। उसकी बातों को अच्छे से समझने के बाद वो लोग उससे पीछे हट जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जब एक खड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं तो इसके बाद वो रोमा ने एक मैजिक किया जिससे पहाड़ में एक रास्ता बन गया। इसके बाद सभी सोल्जरों को अपने घर में बुलाता है। अंदर जाने के बाद सभी सोल्जर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन लोगों को समझ में आता है इस घर में रहने के लिए केवल एक ही आदमी के लिए जगह है। तभी रूमा वापस आता है और उन्हें बहुत सारी और दवा देता है, जिसे देखने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं इसके पास इतनी सारी दवा आई कैसे, और एक बच्चा इतनी सारी दवा कैसे बना सकता है, और ये अकेले मिथिकल जंगल में कैसे रह पा रहा है। तभी वहीं पे उसका टीम लीडर अपने आप को डक बता के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसका धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसके दोस्तों की जान बचाई, क्योंकि वो लोग एक डाकू के हमले में घायल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे डक ये जानना चाहता था रूमा ने अकेले ये पोस्टर कैसे बनाया और इस पोस्टर को बनाना उसने कहाँ से सीखा। यहाँ पे रूमा बताता है कि ये सब उसने अपने दादा दादी से सीखा है, लेकिन 3 साल पहले उन दोनों की मौत हो चुकी है। तब से वो अकेला ही रह रहा है क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते थे कोई बाहर ही आके उनके गांव में रहे। ये बात सुनने के बाद उन सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रूमा इन समय से अकेला रह रहा है। इसके बाद सभी सिपाही मिलकर उसे एक क्रिस्टल बॉल दिखाते हैं। इससे ये पता चलेगा कि इसने कोई गलत काम तो नहीं किया, और तो और ये इसके छिपे हुए स्किल को भी दिखाएगा। जैसे वो बॉल को छूता है तो वो बॉल बताती है ये कोई अपराधी नहीं है। तभी बॉल बताती है इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, एक लड़की से भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन उससे जाने के बाद उस बॉल को आप बाकी सिपाही देखते हैं तो उसे देख के हैरान हो जाते हैं। उसकी कुछ पावर दंग एडवांस लेवल की थी बट उसे पता ही नहीं था। इसके कुछ ही समय बाद सारे सिपाही वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वो सारे लोग वापस चले जाते हैं रूमा दोबारा उदास हो जाता है। वहाँ पे उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने अपने दादा दादी के बारे में झूठ बोला है, क्योंकि 3 साल पहले वो किसी और दुनिया में था। जहाँ पे वो काम करता था उसका बॉस बहुत ज्यादा बुरा था, उसे कम पैसे में ओवर टाइम कराता था, जिसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। इसके बाद वो गॉड के पास पहुंच जाता है। जब गॉड ने उससे पूछा क्या तुम दुखी हो, तभी वो बोलता है केवल वो इस दिन का इंतजार कर रहा था जहाँ पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी पूरी जिंदगी केवल एक ही दिन की तरह गुजर रही थी। वो एक ब्लैक कंपनी में काम करता था जहाँ पे बिना पैसों में काम करना होता था और उसे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। जब उसने देवता से पूछा कि आप लोग हो कौन, तभी वो बताते हैं मैं गॉड ऑफ द क्रिएशन हूँ। भी उसे बताते हैं तुम्हारी जिंदगी इसलिए खत्म कर गई कि तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत है, लेकिन अगली जिंदगी में भी तुम्हें इससे भी ज्यादा बदसूरत चेहरा मिलेगा। ये बात सुन के रूमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। भी उसने पूछा कि ये कैसा इंसाफ है। उसका चेहरा इसलिए बिगड़ गया, उसके चेहरे पे गर्म कॉफी से उसके बॉस ने फेंक दी थी। उसने लगभग 20 साल तक अपने शराबी बाप के ताने सुने। अभी गॉड बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे ले आने का केवल एक ही मतलब था, तुम्हारे दर्द को और बढ़ाना, तुम्हें एक और बार बदसूरत बच्चे के रूप में जन्म दिया जा सके। थोड़ा सा इंसाफ करने के लिए उन्होंने उसके शरीर में पृथ्वी की थोड़ी सी शक्ति डाल दी ताकि वो उस दुनिया में जाए तो उसके पास कुछ अलग तरीके की शक्तियां हों। तभी देवताओं ने उससे एक एग्रीमेंट साइन करा दिया। तभी गॉड ने मजाक करते हुए बोला तुम दोबारा गरीबी में जीने के लिए तैयार हो जाओ। उसके कुछ समझने से पहले उसकी आंखें दूसरी दुनिया में खुल जाती है। उसका एक नया जीवन एक नए शरीर में हो गया था। उसे अपने पास एक बुक मिली जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी। ये बुक देवताओं ने उसके लिए छोड़ी थी। किताब के आखिरी पेज में लिखा था उसके पास कुछ सुपर पावर है जो देवताओं ने उसको गिफ्ट की थी। भी वो सोचता है इसे पता करने के लिए एक पेड़ पे ट्राई किया जाए। तभी एक किक मारते ही पूरा पेड़ गिर गया। ये सब देखने के बाद सोचता है अपनी ताकत वो किस तरीके से कंट्रोल करे। अभी उसके पास एक रैंडम स्लाइम आ गया। तभी वो सोचता है अपनी मैजिक पावर इसके ऊपर ट्राई करे और इसके बाद अपनी मैजिक को रिलीज किया। इसके बाद वो स्लाइम इसका पालतू फैमिलियर बन गया। इसके बाद वो और उसका स्लाइम बहुत दूर तक सफर अकेले करते रहे। वो डिसाइड करता है वो अपना पूरा जिंदगी स्लाइम रिसर्च में बिता देगा। 2 हफ्ते पहले उसने सभी सिपाहियों को देखा था तो उस समय वो अपने स्लाइम की गिनती कर रहा था।
तभी वो सभी सिपाही वापस आते हैं, लेकिन उनके साथ एक लड़की आती है। यही लड़की उसके आगे जाके जीवन को बदलने वाली थी। रिनहार्ट के डैड अपने बारे में बताते हैं, मेरा नाम रियान ब्लैक है। यहाँ पे रिनहार्ट के साथ उसकी चालाक पत्नी भी थी, लेकिन रूमा केवल उस लड़की से ही मिलना चाहता था। उस लड़की का नाम एली आरिया है। जिसके बाद वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे सुनने के बाद उसके दादाजी बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। वो उसके पास इतने सारे स्लाइम देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रियारिया पूछती, तुम अपने घर में इतने सारे स्लाइम क्यों रखते हो? इसके बाद रूमा अपनी सारी सुपर पावर उसके सामने दिखाने लगता है। तभी सारे स्लाइम एक दूसरे के ऊपर जंप करने लगते हैं, जब तक वो लोग एक बड़ी स्लाइम में ना कन्वर्ट हो गए। वो लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि इससे पहले उस लोगों ने इतना बड़ा स्लाइम नहीं देखा था। तभी रूमा बताता है, ये केवल 100 स्लाइम को एक साथ जुड़ने का नतीजा है। ये कोई अलग प्राणी नहीं है। तभी एलिस बोलती है, तुम इकलौता ऐसे इंसान हो जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। तभी बटलर बोलता है, एलिस तुम इतने गंदे इंसानों को अपने हाथ मत लगाओ। तभी रूमा फैसला करता है वो सभी लोगों को अपने घर में बुलाएगा। इसके बाद उस स्लाइम को छोटा होने का आदेश देता है। जब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, तभी रिनहार्ट एक क्लॉक रूमा को गिफ्ट करता है ताकि वो समय देख सके। उसके पास समय देखने के लिए कोई साधन नहीं था। जिसके बाद रूमा ने उन्हें बहुत सारे स्लाइम दिखाए। तभी वो बताता है सारे स्लाइम सारा कचरा खा जाते हैं। इसके बाद वो कुछ स्लाइम को दिखाता है जो घर को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। इसके बाद उन्हें मेडें अपने बहुत ज्यादा बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत धीमा काम करती हैं। तभी रूमा मजाक करते हुए बोलता है, सारे कपड़े को साफ कर सकती हैं, बस तुम्हारे घिनौने कपड़े को छोड़कर। अभी वहां से सारे लोग दूर भागने लगते हैं, उनमें से कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी उसने स्लाइम के अंदर अपना हाथ डाल दिया। ये किसी को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी वो बोलता है, मैंने अपने बदसूरत चेहरे को साफ करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं आज तक इसे साफ नहीं कर पाया। यहाँ पे आर्या के स्लाइम को अपना फेमिलियर बनाना चाहती थी। यहाँ पे रूमा को लगता है लड़की को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात सुनने के बाद गार्ड बोलता है, तुम इसका क्या मतलब निकाल रहे हो? इसकी बात सुनने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं इसके बाद बहुत ज्यादा हिम्मत है। भी उनमें से एक आदमी कहता है, अपना आर्मर निकालो और जाके नहा लो। इसके बाद सभी ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद रूमा उन्हें बताता है कि जो स्लाइम होते हैं वो केवल ओनर के अपने पसीने से अट्रैक्ट होते हैं। इसे सुनने के बाद आर्या बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन उसे अपने पास एक स्लाइम चाहिए होता है, एक टीममेट की तरह। आखिर में दिन के अंत तक मेहनत करने के बाद उसने एक स्लाइम को अपना फेमिलियर बना लिया। उसने वादा किया कि वो इस स्लाइम का अच्छे से ख्याल रखेगी, वो उसे एक ट्रेजर की तरह संभाल के रखेगी। वापस आने के बाद रोमा दोबारा याद करता है इसने कहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट की थी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि रोमा ने पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ सोचा था। जब उसने पहले स्लाइम को अपने पकड़ा था तो वो उसके साथ नहीं है, लगता है वो किसी और बेहतर दुनिया में होगा। उसके बाद बाकी लोग उसे अपने साथ टाउन में चलने का ऑफर देते हैं, जिसे सुनने के बाद रोमा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल नई जगह है और उसकी इस दुनिया की पहली ट्रिप भी थी। रिया बताती है, जब उसने पहली बार अपना घर छोड़ा था तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन जब उसने दुनिया भर ट्रैवल किया और देखा तो उसे पता चला है दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तब उसे रियलाइज होता है घर पे रहना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ये बात सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो गेमर की तरह एक रूम में बंद नहीं रह सकता। इसके बाद फाइनली उनसे पूछता है, क्या मैं आपके साथ एडवेंचर पे जा सकता हूँ? ये बात सुनने के बाद सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि रूमा उनके साथ जा रहा है। रेनार्ड ने बोला कि रूमा का सामान ले जाने में मैं उसकी मदद कर सकता है। तभी रूमा बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास वॉइड बॉक्स है जिसमें मैं सारा सामान एक ही जगह रख सकता हूँ। ये सब रेनार्ड देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि इस बच्चे के पास इतनी ताकत कैसे आ गई, ये स्किल बहुत ज्यादा यूनिक है। तभी एलिस रूमा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है, तुम एलिस को छोड़ो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। रूमा सोच ही रहा था कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद दोबारा वो छोटी लड़की की तरफ देखता है और बोलती है, अगर तुमने मेरी माँ को चुना तो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। तभी रूमा डरते हुए बोलता है, उन दोनों बदसूरत लड़कियों को नहीं चुनेगा, उसके लिए स्लाइम ही बेस्ट है। इसके बाद उसने सारा सामान इकट्ठा किया जो उसने कई सालों की मेहनत से इकट्ठा किया था। इसके बाद दोबारा उन्हें गॉड के पास जाता है जहाँ पे उसने उनकी मूर्तियां बना रखी थी। वहां पे जाके प्रार्थना करता है और जैसे ही नई सिटी में जाएगा उनके लिए एक नया टावर बनाएगा। इसके बाद उसने मैजिक की मदद से मेन गेट को लॉक कर दिया। तभी बटलर ने वॉइड बॉक्स की मदद से घोड़ा गाड़ी बाहर निकाली। इसके बाद वो सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 2 हमारा जल्दी आने वाला है। अगर पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।